Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन वीडियो सॉल्यूशन ऑफ AITS मेन टेस्ट 8। तो कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहां पे देने जा रहा हूं। थोड़ा सा मैं देख रहा हूं इस टेस्ट में क्वेश्चन का लेवल हाई दिया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके भले के लिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जानबूझ करके इस लेवल का डाला जाता है कि आप लोगों को बेटर और ज्यादा तैयारी हो सके। इस बातों को ध्यान रखिएगा कि गोल इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ अच्छा करने की कोशिश में रहता है, हमेशा सपोर्टिव मूड में रहता है और आप लोगों को इस तरीके से हमेशा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश किया जाता है यहां पे कि आपको जितने भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है नीट एग्जाम में, वो सारे प्रकार के क्वेश्चन को पहले ही प्रैक्टिस करा दिया जाए, सारे प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपको सिखा दिया जाए। बस आपका क्या काम करना है, टेस्ट देने के बाद हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है और सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आज जो मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां पे सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट किया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कि थोड़ा सा बच्चे तो पढ़ करके ही डर जाता है ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन आप बहादुर बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको डरना नहीं है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। एन ईस्टर ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O2। जैसे आपको कहा कि C9 है, पहले काउंट कर लीजिए कि 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जहां पे कि 9 कार्बन है। पहले आपको काउंट कर लेना है। 10 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, पूरा काउंट कर लिया। उसके बाद ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया जा रहा है। उसके बाद एंड कंपाउंड सो फॉर्म्ड वाज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओल्फिन। ओल्फिन का मतलब हो गया एल्कीन, एल्कीन बन रहा है। उसके बाद आपको जो बना बी एल्कीन, उसका करना है ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस करने के बाद एक दे रहा है कीटोन, उस कीटोन का फॉर्मूला है C8H8O, वो भी काउंट करना है। उसके बाद आपको कह रहा है कि जो कीटोन बना है इसके केस में वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो कौन करता है? कीटोन, जहां C डबल बॉन्ड O के साथ एटलीस्ट 1 मिथाइल होता है। अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने से क्या समझ में आया? सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको 2 दिया हुआ है यहां पे ऑक्सीजन, तो ईस्टर बन सकता है, ठीक है ना, ईस्टर बन सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पहले हम लोग देखते हैं यहां पे सॉल्व करके। 74 में जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसमें दिया हुआ है C6H5 C डबल बॉन्ड O, इसके बाद यहां पे O है और C2H5 है, ऐसा दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है जहां कहीं भी आप लोगों को ईस्टर का रिएक्शन ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ होता है तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है। बिल्कुल 2 मॉलिक्यूल ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है। तो बच्चों पहले आप एक मॉलिक्यूल ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो होगा क्या? पहले होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन। पहले एक मॉलिक्यूल के साथ होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन, तो बनता है C6H5 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, और ये जो यहां से बाहर हो गया C2H5O MgBr, इसको तो आप लोग यहां से बाहर कर दिया। इसके बाद रुकना नहीं है, अब जो यहां पे बना कीटोन, तो फर्दर इसका रिएक्शन करवा देना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। इसको हम लोग कहते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब क्या? यहां पे आपको 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है जब आप कभी भी ईस्टर का रिएक्शन करवाते हो ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ, तब तो फर्दर यहां पे क्या होगा? फर्दर यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और इसका कर दोगे अगर आप हाइड्रोलिसिस, तो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस आपको जो बनेंगे C6H5COH और एक मिथाइल यहां पहले से था, एक और यहां पे आ गया, ये आप लोगों को बन गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही फॉर्मेशन कर दिया और उसके बाद क्या कह रहा है, जो बना इसका उसको हम लोगों को क्या करना है कि फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे। तो बच्चों आपको पता है ना, टर्सरी एल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे एल्कीन बनेगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन करोगे तो OH माइनस यहां से निकाल दो और दोनों में से कहीं से भी एक H प्लस को निकाल दो, वाटर बाहर कर दीजिए। तो वाटर जब बाहर करेंगे तो वाटर बाहर करने के बाद जो बचा बच्चों C6H5 C डबल बॉन्ड एंड CH2 और यहां पे एक हो गया मिथाइल, ऐसा हो गया ना। और उसके बाद इसका क्या करना है? ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस आप जब करोगे तो ओजोनोलाइसिस करने में हम लोगों को करना क्या है? फर्स्ट में होता है यहां पे O3 और सेकेंड में यहां पे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लेना है।
अब ओजोलाइसिस करने में आप लोगों को सिखाया हुआ है, यहां पे इसका कंप्लीट क्लीवेज करना है और बिल्कुल रसगुल्ले की भांति एक ऑक्सीजन को लेफ्ट साइड में और एक को रखना है राइट साइड में, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। मुंह में पानी आ गया ना? नहीं, मुंह में पानी नहीं आना है। आप लोगों को तो ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, बना देंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब बाद में इधर वाला पार्ट फॉर्मल्डिहाइड बनकर के बाहर हो जाएगा, उसमें से कोई मतलब आपको है नहीं। यही जो इसके केस में बना है, तो कह रहा है कि जो ओजोलाइसिस करने के बाद बन रहा है उसका फॉर्मूला C8H8O होना चाहिए। तो बच्चों यहां पे देखो ना, C8 6 7 8 हो गया ना, C8H8 H5 प्लस 3H हो गया ना H8। उसके बाद यहां पे कह रहा है एक ऑक्सीजन हो गया ना, और उसके बाद कह रहा है व्हिच शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बिल्कुल आप लोग जानते हो कि जहां कहीं भी अगर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कम से कम 1 मिथाइल होता है, वहां पे आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। यानी कि इसको अगर हम लोग I2 प्लस NaOH इसको हम लोग हीट करते हैं, तो जो यहां पे मिथाइल दिया हुआ है वही मिथाइल यहां पे कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, और उसके बाद जो बचा है इसके केस में वो बदल जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में COONA। इस तरीके से रिएक्शन को अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, और सौभाग्य यहां पे ऐसा रहा कि आंसर इसका फर्स्ट ही हो गया, क्योंकि जैसे जैसे कहते गया वैसे वैसे मैं इसको फॉलो करते गया। तो पहले आप किसी भी ईस्टर का एक्सेस ग्रेनाडाइजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो याद रखना 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा, एक के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और यहां पे हो गया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉर्मेशन कर दिया टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि ये कीटोन है। फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बना लिया, उसको ओजोलाइसिस करके हम लोगों ने बना लिया जो फार्मूला का कीटोन कह रहा है वो। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो बिल्कुल देता है। हो गया ना आंसर? तो देखिए घबराना नहीं है, सीखने को आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला अच्छे तरीके से। अब देखिए 74 नंबर के बाद आपको कह रहा है एक 75 नंबर में। अरे वाह, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। आप ये सब जरूर बनाए होंगे। आपको इसमें से कह रहा है 75 में ये द सुटेबल रिएक्शन स्टेप टू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ये कह रहा है कि क्या ऐसा हम लोग यहां पे लें, और दो दिया हुआ है, व्हाट मतलब 2 बार यहां पे रिएक्शन है। क्या ऐसा ले जिसमें कि ऐसा हो जाए ये C डबल बॉन्ड OH। देखिए तो कार्बन कोई घटा बढ़ा तो नहीं है ना? यहां भी रिएक्शन से पहले 1 2 3 4 5, रिएक्शन के बाद 1 2 3 4 5, बिल्कुल। यानी कि आपको बनाना है इस एल्कीन से पहले आपको एल्डिहाइड बनाना है। तो आपको यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, मान लीजिए इसके अनुसार हम लोग यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले अगर डाल देते हैं BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और सेकेंड में यहां पे हम लोग कर देते हैं H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। बच्चों इस स्टेप को यहां पे कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, आप कहते हो कि यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। लगता है कौन सा रूल? एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक OH वहां जाएगा, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे H का संख्या ज्यादा है, यहां पे जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, और इसमें आप क्या करिए OH देख लीजिए, कार्बन बढ़ना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 यहां भी है, और 1 2 3 4 5 यहां भी है। और जो यहां पे प्राइमरी एल्कोहल बना, इस प्राइमरी एल्कोहल के ऊपर अगर हम लोग डालते हैं PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और आपको क्या पता है जब हम लोग पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डालते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज करके बनाता है एल्डिहाइड। बिल्कुल, यहां पे यही जो प्राइमरी एल्कोहल दिया हुआ है, कार्बन सिर्फ यहां पे बढ़ना नहीं चाहिए, इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखोगे। तो C डबल बॉन्ड OH यहां भी हो गया 1 2 3 4 एंड 5, यहां भी 1 2 3 4 एंड 5। देखिए तो आ गया ना? यानी कि पहले हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके बना दिया प्राइमरी एल्कोहल, इस तरीके से एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब फर्दर उसका कर देंगे PCC के साथ ऑक्सीडेशन, बन जाएगा एल्डिहाइड। बाद बाकी सेकंड में तो होगा नहीं इसके केस में, क्योंकि उसमें तो बन जाएगा विशनल डायोल वगैरह बन जाएगा। और अगर आप थर्ड ऑप्शन की बातें करो तो थर्ड ऑप्शन वगैरह भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अगर करोगे आप एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस तो मार्कोनी-कॉप्स रूल बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, तो नहीं होगा। इसका सुटेबल यहां पे रिएक्शन हो रहा है सिर्फ
फर्स्ट वाला उसी से बनेगा इसके केस में आपको जो दिया हुआ है। तो फर्स्ट में आपको सबसे पहले एंटी मार्कोनिक ऑप्शन लगा करके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके बच्चों प्राइमरी एल्कोहल बनाना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑप्शन, और उसके बाद आपको बनाना है यहां पर पीसीसी के द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी एल्कोहल का तो एल्डिहाइड बनाएंगे। बात क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। 76 में आपको कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ सेमी कार्बाजाइड एंड फॉर्म सेमी कार्बाजॉन, इट्स स्ट्रक्चर इज। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सेमी कार्बाजाइड हम लोग कहते हैं किसको है, NH2NH C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, इसी को जो यहां पे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सेमी कार्बाजाइड। और एक बात ध्यान रखोगे, यहां भी NH2 है, इधर भी NH2 है, लेकिन इस फर्स्ट और सेकेंड में कौन रिएक्शन में जाएगा, जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, जिसका लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं है। यहां देखिए इसका लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेटेड है, लेकिन ये वाला लोन पेयर फ्री है। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बातें करूं तो फर्स्ट का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है सेकेंड से, बिल्कुल फर्स्ट का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है सेकेंड से। यही कारण है कि जब आप एसिटल्डिहाइड के साथ सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन करवाओगे, ये जो आपको फर्स्ट वाला NH2 है उसमें से 2 H निकलेगा और बाद बाकी C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 इस तरीके से रहेगा, और यहां से आप निकाल दोगे इसके केस में वाटर, और जैसे आपने वाटर को निकाला तो अब बचा CH3CH डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH और यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा इसके केस में, देख सकते हो। और कौन सा ऑप्शन दे रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड N होना चाहिए, उसके बाद NH और CO NH2, यानी कि 76 का आंसर हो गया आपको 2 नंबर। 76 का कौन सा होगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड का सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कहते हैं कि सेमी एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन करेगा। हो गया ना क्लियर, ओके। तो 76 का आंसर सेकेंड। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। तो 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हिच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कौन ऐसा रिएक्शन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन होगा। बच्चों आप लोगों ने पढ़ाई किया है बहुत अच्छे तरीके से, आप बहुत मेहनत करते हो, आपको पता होना चाहिए इस बातों को कि जब भी हम लोग कभी क्या करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन यहां पे करवाते हैं अमोनिया के साथ और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, तो वहां पे कोरस्पॉन्डिंग जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे अमोनिया से इमीन बन जाता है, प्राइमरी अमीन से बेस बन जाता है, हाइड्रोजन के साथ कोरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन बन जाता है, फिनाइल हाइड्रोजन से कोरस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से कोरस्पॉन्डिंग 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर हाइड्रोक्साइल एमीन रखते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग ऑक्जाइम बन जाता है, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाता है, और ये सब रिएक्शन होता है सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। इसलिए कहते हैं कि यहां पे ये टेस्ट करता है, डिटेक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन को, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का डिटेक्शन होता है ये सारे के सारे रिएक्शन के द्वारा, बिल्कुल। तो यहां पे आपको कह रहा है कि व्हिच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। फर्स्ट में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये भी हो सकता है, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन जहां की फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राजोन बनता है, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल एमीन से कोरस्पॉन्डिंग ऑक्जाइम बनता है, तो वो भी हो सकता है। तो 77 का आंसर यहां पे हम लोग कहेंगे 4 हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस सारे के सारे यहां पे करेक्ट है। उसके बाद 78 जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए 77 का तो 4 हो जाएगा। अब यहां पे आते हैं 78 में, बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। अब देखिए, अब ये है एक्चुअल में एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, ये एल्डोल रिएक्शन है क्योंकि हीट नहीं लिखा है। अगर हीट नहीं लिखा है इसका मतलब वहां पे एल्डोल रिएक्शन है, और जब हीट लिखेगा तब वाटर निकलेगा, तब उसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहां पे आपको जो दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ H, ऐसा आप लिख लीजिए। और इसके केस में पहले क्या करना है, OH माइनस क्या करता है, यहां पे जो एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए, वो अल्फा H जो एक है उसको पिक करता है, और जैसे एक अल्फा H को पिक करता है तो यहां पे फॉर्मेशन करता है C माइनस C डबल बॉन्ड O के साथ H। और जो न्यूक्लियोफाइल बना, यही जो न्यूक्लियोफाइल बना बच्चों, इसका अटैक करा देना है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। जी हाँ,
तो जब इसको दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कराते हैं, तो एक बात आप लोगों को क्लासरूम में मैंने पढ़ाया है और यहां पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं इसका, बहुत शॉर्टकट ट्रिक। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जिसके ऊपर, तो जिसका न्यूक्लियोफाइल बना वो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो जिसके ऊपर अटैक करता है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, और जो अटैक करता है वो जैसा है वैसा ही रह जाता है। यानी कि आपको यहां पे करना क्या है, जो जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसको कन्वर्ट करना है एल्कोहल में, यानी कि CH3CHOH में। बिल्कुल ऐसा कन्वर्ट कर दिया, CH3CH ये वाला H, और जिसके ऊपर अटैक कर रहा है उसके O को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। और जो अटैक कर रहा है तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो C- अटैक कर रहा है और वो C- के ऊपर आप देखोगे तो यहां पे दो मिथाइल है, तो वही 2 मिथाइल को यहां पे ऐसा लिख देता हूं और फिर यहां पे रख देता हूं C डबल बॉन्ड O के साथ H। देखिए ना, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ना इस तरीके से। इसी को आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है, सब में लेफ्ट साइड में लिखा है, जो हमने राइट साइड लिखा है ना उसको खाली सब ऑप्शन में क्या किया है, लेफ्ट साइड लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको घुमा करके ऐसे भी लिख सकते हो, HC डबल बॉन्ड O और C के साथ यहां पे हो गया इसके केस में 2 मिथाइल, और फिर CH के साथ हो गया OH, और फिर यहां पे हो गया CH के ऊपर 2 मिथाइल। देखो तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पहले अल्फा H को निकाल करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। ये न्यूक्लियोफाइल को जिसके ऊपर अटैक कराएंगे उसको कन्वर्ट कर दिया पहले एल्कोहल में, CH3CH में, और फिर उसके साथ जाकर के जोड़ना है इस न्यूक्लियोफाइल को। यही C- ऐड हुआ है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल है, और ये जो अटैक करता है वो अपने करैक्टर को रिटेन करके रखता है, वो सेम रह जाता है। अब आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और 2 मिथाइल, वेरी गुड। पाई बॉन्ड तो बनेगा नहीं, इसलिए फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हीट नहीं लिखा हुआ है, हीट नहीं है तो पाई बॉन्ड बनेगा नहीं, तो फर्स्ट एंड 4 तो गया काम से। और उसके बाद सेकेंड और थर्ड में देखें तो थर्ड वाले में क्या है, दोनों C डबल बॉन्ड O है, तो दोनों C डबल बॉन्ड O तो होगा नहीं, क्योंकि एक कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में जिसके ऊपर अटैक होता है। इसका मतलब 78 का आंसर मुझे पता चल गया, इसका आंसर सिर्फ होगा 2। अरे देख के बता देंगे बाबू कौन सा होगा। यहां पे हम लोग कैसे देख के बता सकते हैं, जब आपको हीट नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट एंड 4 में पाई बॉन्ड बना दिया है, डिहाइड्रेशन करा दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन करा दिया है, वो तो होगा नहीं। तब यहां पे बच गया आपको इसमें 2 एंड 3, तो जानते हो कि एल्डोल रिएक्शन होगा जब आपको बेस खाली दिया हुआ, हीट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इसके केस में आप लोगों को थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों C डबल बॉन्ड O है, और जब एल्डोल रिएक्शन होता है तो आप जानते हो कि वहां पे बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा बीटा, तो बीटा पे एल्कोहल होना चाहिए। यहाँ पे एक ही कंपाउंड है जहां बीटा पे एल्कोहल है, वो है सेकेंड में, इसलिए कहते हैं कि सेकेंड इसका होगा करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे हो रहा है एल्डोल रिएक्शन। पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट करो और उसके बाद आप अटैक कराइए, जिसके ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल वो कन्वर्ट होता है एल्कोहल में, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो अपने करैक्टर को रिटेन करके रखता है। हो तो गया आंसर, बात खत्म हो गया कितने आसानी से। 78 का आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से आप लोगों को कह रहा है 79 नंबर में, 79 नंबर में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ केनिजारो रिएक्शन। सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा केनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ये दिया हुआ है मेरे को बेंजल्डिहाइड। ओके, बेंजल्डिहाइड में अल्फा H नहीं होता है, तो जब इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ अब हीट करते हैं। तो जैसे कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ हीट करते हैं किसी ऐसे एल्डिहाइड को जिसके पास अल्फा H नहीं है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, जैसे कि बेंजल्डिहाइड, यहां पे 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस करके बनाता है प्राइमरी अल्कोहल, ऐसा बनाता है। अब ये मैकेनिज्म आप समझ लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा। मैकेनिज्म क्या होता है, तो जब भी हम लोग कराते हैं केनिजारो रिएक्शन, तो केनिजारो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है बच्चों, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा एडिशन बच्चों, आप कहोगे पहला स्टेप होता है सर जी
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। और जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो C6H5CO माइनस और OH हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरे मॉलिक्यूल अब आता है फंक्शन में, और यहां पे होता है अब हाइड्राइड ट्रांसफर। दूसरे स्टेप में अब जो यहां से करने वाला हूं वो इसके बाद करने वाला हूं हाइड्राइड ट्रांसफर। और वो हाइड्राइड ट्रांसफर जिस कार्बन पे आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया है, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया है, उसी मॉलिक्यूल से यहां से एक H- निकलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जाएगा, H- के रूप में जाता है और यही ओपन हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, जब H- यहां से चला जाएगा तो यहां से O- इलेक्ट्रॉन देगा, जब O- इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O। इसको सीधा करके लिख देता हूं, यहां पे OH, और ये H- यहां चला गया तो ये हो गया, इसके केस में एक H लिख देता हूं, एक H यहां है, इसको मैं सीधा करके लिखता हूं, इधर कर दिया, उधर को इधर कर दिया, और यहां पे C6H5। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक H पहले से है, एक हाइड्राइड ये गया और ये ओपन हो गया, 5 बॉन्ड तो होगा नहीं, हो गया O-। और फर्दर ये काम करता है बेस का, ये बेस का, और यहां पे ये एसिड है तो यही O- यहां से H+ को पिक करता है। इसको अब हम लोग यहां पे कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? प्रोटॉन ट्रांसफर। जैसे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो यहां पे फॉर्मेशन किया C6H5C डबल बॉन्ड O-। बिल्कुल, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब वो जब H+ को पिक कर लिया तो वही फॉर्मेशन कर देता है CH3CH2OH। और आपको पता है क्या, इसमें से कौन सा रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट होता है और कौन सा RDS होता है? मालूम है क्या? यहां RDS होता है हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, यही होता है बच्चों यहां पे RDS का है। यहां पे हो रहा है पाई बॉन्ड का ओपन, यहां पे तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होता है। अब पाई बॉन्ड वीकर होता है, आसानी से टूट जाएगा। यहां पे हाइड्राइड ट्रांसफर में सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, जो कि होता है यहां पे बहुत ही स्लो होता है, इसलिए यही जो स्टेप है इसका वही है RDS। तो बच्चों यहां पे आपको क्या कह रहा है, एक ऑप्शन में दिया है H, दूसरे में दिया है D, तीसरे में दिया है T। अगर मान लो यहां पे मैं बातें करूं इसके केस में, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है 79 में एक दिया हुआ है जहां पे कि हाइड्रोजन है C डबल बॉन्ड O के साथ, दूसरे में यहां पे दिया हुआ है जिसमें कि ये C डबल बॉन्ड O के साथ T है, तीसरे में दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ T है। होगा रिएक्शन? बिल्कुल होगा। अब आप जो यहां पे हाइड्राइड ट्रांसफर किया है तो जब फॉर्मल्डिहाइड तो H- जाएगा, यहां पे D- जाएगा और यहां पे T- जाएगा। अब आपको देखना क्या पड़ेगा, RDS तो वही है। तो बच्चों आपको एक बात मैं बता देता हूं, यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है Ct, उसके बाद होता है CD, सबसे वीकेस्ट होता है CH। तो जो बॉन्ड जितना वीकेस्ट होगा उसी को तोड़ करके आसानी से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, वही हमारा RDS स्टेप होता है। तो सबसे वीकर बॉन्ड कौन होता है? C और H के बीच में। जी हाँ, C और H के बीच में। इसलिए हम लोग इसके केस में कहते हैं कि इसमें जो आंसर होगा, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ केनिजारो रिएक्शन। तो अगर आपको पूछता है रेट ऑफ केनिजारो रिएक्शन, रेट ऑफ केनिजारो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद थर्ड, क्योंकि वहां पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, जल्दी टूट करके T- नहीं जाएगा। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा 79 का 1। 79 का आंसर यहां पे 1 हो जाएगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाला नहीं है। बात क्लियर हो गया ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से, गुड। अगर आप मैकेनिज्म आप समझ करके पढ़ोगे ना बच्चों, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत करेगा, मैकेनिज्म समझना पड़ता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईपीसी नेम। आपको आईपीसी नेम यहां पे दिया हुआ है 3 इथाइल, उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है वो है 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद है 4 मिथाइल, उसके बाद है बच्चों हेक्स 3N और 5 इनोइक एसिड। ये दिया हुआ है, ये तो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। और इसका कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे,
कि इन और आइन दोनों पैरेंट चेन में आना चाहिए। और जहां तक मुझे दिख रहा है ये सिर्फ आपको ऑप्शन फर्स्ट ऐसा है जहां पे कि इन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और आइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों पैरेंट चेन में आएगा, सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट में ही, बाद बाकी और कोई ऐसा है ही नहीं। यहां पे इसमें हो जाएगा यहां OH और इसके बाद यहां पे ये दिया हुआ है इसके केस में ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे एक है ये दिया हुआ है डबल बॉन्ड और इसमें दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन और आइन दोनों पैरेंट चेन में आना चाहिए। वैसा ही कर रहा है 1 2 3 4 5 और 6 हो तो गया। अब देख लीजिए 3 पे इथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, 6 कार्बन का पैरेंट चेन हेक्स और 3 4 का हो जाएगा लोएस्ट नंबर 3 इन, 5 का हो जाएगा 5 6 का 5 आइन और सिनर है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे लास्ट में इनोइक एसिड। बात क्लियर हो गया ना? ओके, तो ये आपको हो जाएगा, आप यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1, बिल्कुल 1 हो जाएगा। ठीक है, 80 का आंसर 1 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं 81। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे, बिल्कुल आपने सही बनाया होगा, बिल्कुल आपने बिना बनाया होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों होना यह चाहिए कि जो भी यहां पे एल्काइल बेंजीन है उस एल्काइल बेंजीन के ऊपर कम से कम अल्फा H एटलीस्ट 1 होना चाहिए। जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए। यहां तो 3 है, तो अगर आप यहां पे KMnO4 OH माइनस ये दिया हुआ है, हीट अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो यहां पे पहले आपको पता है कि बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्दर इसका हम लोग करते हैं एसिडिफिकेशन तो फॉर्मेशन कर देता है यहां पे बेंजोइक एसिड। बिल्कुल एटलीस्ट 1 अल्फा H होना जरूरी है, तभी होगा। तो यहां पे आप देखिए सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन में आपको बस इतना ही देखना है कि जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके ऊपर कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन बिल्कुल होगा और जब भी बनेगा तो बेंजोइक एसिड बनेगा, चाहे कितने भी कार्बन हो। उसके बाद जो आपको दिया हुआ है थर्ड, उसमें भी आप देखोगे प्यारे बच्चों, तो यहां पे भी दिया हुआ है क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन में एटलीस्ट 1 अल्फा H है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा क्या? बनेगा इसके केस में बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर आप देखें 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। इसमें आप देखोगे अल्फा H का संख्या 0, तो यहां पे हम लोग कहेंगे KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल नहीं बनेगा। अल्फा H यहां पे 0 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो आप लोगों को कहना है वो हो जाएगा 4। 81 का आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि वहां पे अल्फा H एक भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ आप लोगों को एक ही ध्यान रखना है बच्चों, कि जहां कहीं भी आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपसे कि कौन सा ऐसा एल्काइल बेंजीन है जिसका ऑक्सीडेशन होकर के फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता है, तो आपको देखना है कि जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उस कार्बन पे कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए, तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा। चाहे 1 कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसको सिर्फ देखना है, वहां पे एटलीस्ट 1 H है, तो पूरा का पूरा इंटायर, पूरा का पूरा कंप्लीट चेन ऑक्सीडाइज करके बनाता है COOH और बनता है बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का एस्टरीफिकेशन से लिया गया है। देखिए इसमें से कहा क्या जा रहा है कि जो रिएक्शन आप लोगों को दिया हुआ है यहां पे एल्कोहलिक दिया हुआ है, और इस एल्कोहल का जो रिएक्शन करवाना है वो करवाना है एसिटिक एसिड के साथ, CH3 डबल बॉन्ड O के साथ OH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। बच्चों आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि जब भी हम लोग करते हैं एस्टरीफिकेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है OH माइनस और एल्कोहल से निकलता है H प्लस, बिल्कुल ऐसा होता है। और जब इसमें एस्टरीफिकेशन होता है तो बनता है एक तो ईस्टर और बाहर होता है इसके केस में वाटर। और आप जानते हो जब हम लोग करते हैं एस्टरीफिकेशन तो ये रिएक्शन होता है रिवर्सेबल होता है। अगर आपने यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिया है जो कैटलिस्ट का काम करता है, तो जो रिएक्शन होकर के बना यहाँ पे ईस्टर,
ईस्टर बना और साथ में यहां पे निकला है वाटर, तो फर्दर आप लोगों को क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूअस यहां पे वाटर को नहीं निकालते हो, कंटिन्यूअस अगर आप वाटर को नहीं निकालते हो तो फिर से रिएक्शन क्या होगा, वो यहां पे इस ईस्टर का कर देगा हाइड्रोलिसिस और बैक कर देगा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे, ये वाटर H+OH- और फर्दर इसका हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, इसी को कहते हैं। यहां से ये ब्रेक कर जाता है और ये O- के ऊपर H+ चला जाएगा, ये बन जाएगा, OH- यहां चला जाएगा, ये बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहां पे कहते हैं रिमूविंग वाटर। तो कह रहा है द यील्ड ऑफ ईस्टर इन एस्टरिफिकेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कंटिन्यूअस इसको हटाना पड़ेगा, यहां से कंटिन्यूअस हटाओगे तभी जाकर के आपको ये बेटर यील्ड मिलेगा, नहीं तो फिर से इसका कर देगा हाइड्रोलिसिस और बैक कर देगा रिएक्शन को। रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, इसलिए वाटर को कंटिन्यूअस हटाना पड़ेगा। उसके बाद टेकिंग इथेनॉल इन एक्सेस, सही बात है, अगर आप इथेनॉल यहां पे ज्यादा बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, आप लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल। तो यहां पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर आप इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हो तब। या फिर टेकिंग एसिटिक एसिड इन एक्सेस, बच्चों यहां पे जो सबस्ट्रेट लिया हुआ है एसिटिक एसिड और इथेनॉल, इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों को रिएक्शन ज्यादा होगा और वहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ईस्टर का बढ़ेगा। तो आपको कंटिन्यूअस वाटर को हटाना है और इथेनॉल और एसिटिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ज्यादा होगा। तो यहां पे इसका जो आंसर होने वाला है ये हो जाएगा इसमें 4, ऑल ऑफ द एबव, सब यहां पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, तो 82 का आंसर हो गया बच्चों 4। 83 नंबर क्वेश्चन जो है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस का है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का है। तो ये जो कहा जा रहा है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन, किसके ऊपर अप्लाई होता है? सबसे पहले तो कहोगे कि यहां पे एलिफैटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे इसको कि जहां कहीं भी अगर एक ही कंपाउंड के अंदर 2 दिया हुआ है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कंपाउंड के अंदर वाटर के प्रेजेंस में अगर इसका कहता है कि हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा, क्या करना है, जिस 2 कार्बन के ऊपर दिया हुआ है यहां पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे आपको इसको रेडिकल बना करके CO2 बना करके बाहर कर दीजिए, यहां पे CO2 बना करके बाहर कर दीजिए। एक एक इलेक्ट्रॉन जो बचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, जिस 2 कार्बन के बीच में यहां पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी के बीच में यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और बाहर हो जाता है CO2। इस तरीके से बाद बाकी सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH+H2 निकलता है कैथोड पे, ये दोनों निकलता है एनोड पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे दिया हुआ है COONA और फिर यहां पे दिया हुआ है COONA। और इसका अगर हम यहां करते हैं फिर से कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो जिस 2 कार्बन पे ये दिया हुआ है उसी के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो यहां भी हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CO2 बाहर हो गया। एसिटिलीन का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि पहले से यहां पे एक पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड और बन गया। तीसरा में आपको दिया हुआ है C6H5, जहां एरोमेटिक कंपाउंड से दिया हुआ है, इसके केस में कहेंगे नो रिएक्शन, यहां पे नहीं होता है इसके केस में कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस एरोमेटिक कंपाउंड में। तो जब रिंग के साथ डायरेक्टली टेस्ट होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे नहीं होगा कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद देखिए 4 में आपको कह रहा है CH3COO के, अब यहां पे एक मॉलिक्यूल में एक ही दिया हुआ है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तब आपको क्या करना होता है पता होगा, यहां लेना होता है 2 मॉलिक्यूल, और जो 2 मॉलिक्यूल बना ये तो CO2 बन के बाहर, 2 CO2, यहां पे बना 2 मिथाइल, 2 मिथाइल यहां पे जो बना रेडिकल, यही मिथाइल रेडिकल आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कपलिंग करता है और फॉर्मेशन करता है इसके केस में इथेन, और बाहर हो जाता है इसके केस में CO2। तो यहां पे इसका आंसर होगा सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और 4। तो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एल्कीन, एल्काइन और एल्केन तीनों बन सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड का सिर्फ नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहां पे इसका आंसर जो कहने वाले हैं वो होगा 1, 2 एंड 4, यानी कि आंसर हो जाएगा सिर्फ इसका 1। 83 का आंसर होगा बच्चों 1, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको फिर से एक क्वेश्चन जो दे रहा है वो एस्टरिफिकेशन से ही दे रहा है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी
स्ट्रीफाइड मोस्ट रेडियली। आप लोग जानते हो, मैंने भी तुरंत बोला था, स्ट्रीफिकेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ऐसा होता है। यानी कि आप लोग जानते हो कि पहले होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट आप लोग जानते होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यानी कि आप लोग यहां पे ध्यान रख सकते हो कि रेट ऑफ स्ट्रीफिकेशन जो होता है वो रेट ऑफ स्ट्रीफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। वाओ, वेरी गुड, ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। यानी कि आप लोगों को यहां पे देखना है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर कार्बोनिलिक एसिड वेरिएबल है तो सबसे ज्यादा होगा यहां पे फॉर्मिक एसिड, उसके बाद यहां पे एसिटिक एसिड, उसके बाद यहां पे मान लीजिए कि इसके आगे जो भी कार्बन आप बढ़ाते चले जाओगे तो क्राउडिंग बढ़ेगा। क्राउडिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ स्ट्रीफिकेशन इसका घटेगा, ऐसा होता है। या फिर अगर एल्कोहल वेरिएबल है बच्चों तो मिथेनॉल का ज्यादा होगा, उसके बाद इथेनॉल का होगा, उसके बाद प्रोपेनॉल का होगा, या फिर यहां पे ले लेते हैं CH3 का होल टू CHOH, जो भी आपको लेने का मन करे। लेकिन देखना है इस रिएक्शन में एल्कोहल काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, तो जितना छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही फास्ट स्ट्रीफिकेशन होगा, और जितना छोटा होगा कार्बोनिलिक एसिड उतना ही फास्ट होगा स्ट्रीफिकेशन। स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, तो यहां पे हम लोगों को जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो एक दिया हुआ है CH3COH, क्योंकि यहां पे मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस के होता है। और एक दिया हुआ है आपको CH3 का, वहां पे थोड़ा सा लगता है कुछ गड़बड़ी है, उसको सही कर लीजिएगा। CH3 का होल 3 COOH होना चाहिए, और उसके बाद यहां पे ऐसा हो जाएगा 4 ऑप्शन में कि CH3CH एंड यहां पे CH3 और CH2 एंड CHOOH। तो यहां पे सबसे छोटा कौन सा कार्बोनिलिक एसिड है? सबसे छोटा यहां पे फर्स्ट ऑप्शन वाला। तो इसके केस में हम लोग कहेंगे कि आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। सबसे ज्यादा यहां पे हम लोग कहते हैं रिएक्टिव होगा फर्स्ट का। रेट ऑफ स्ट्रीफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान रखेंगे। जितना छोटा होगा एल्कोहल, जितना छोटा होगा कार्बोनिलिक एसिड, रेट ऑफ स्ट्रीफिकेशन उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। उसके बाद देखिए 85 में आपको कहा जा रहा है व्हिच विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन रैपिडली। किसका डीकार्बोक्सिलेशन रैपिडली होगा? तो मैं आपको बताऊं क्या, ध्यान रखोगे। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों को कहना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन इंटरमीडिएट। आपको करना क्या है कि जिस कार्बन पे दिया हुआ है कार्बोनिलिक एसिड उसी पे बनाना है नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बे एनायन उतना ज्यादा होगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। और आप लोग जानते हो -I-M कार्बे एनायन को क्या करता है? स्टेबलाइज्ड। +I+M क्या करता है? डीस्टेबलाइज्ड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, आपको क्या करना है कि जिस कार्बन से निकलेगा कार्बोनिलिक एसिड उसी पे आपको बनाना है, ये CO2 निकलेगा उसी पे बनाना है आपको कार्बे एनायन। तो यहां पे बन गया नेगेटिव चार्ज, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके केस में यहां पे आपको दिया हुआ है एक सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाले के केस में आप लोगों को ऐसा करना है कि यहां पे दिया हुआ है तो यहां पे इसी प्रकार से निकालेंगे, H+ देगा और C डबल बॉन्ड CO2 बाहर कर दिया, नेगेटिव चार्ज बना देना है। थर्ड ऑप्शन में देखो बच्चों, तो थर्ड ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है जहां कार्बोनिलिक एसिड है वहीं पे बनाना है आप लोगों को कार्बे एनायन इंटरमीडिएट। CO2 निकालने के बाद एक ऐसा बनेगा। और 4 ऑप्शन में जो दिया हुआ है वहां पे अगर आप बनाते हो तो यहां पे OCH3 का इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब आप जानते हो यहां तो नेगेटिव चार्ज पे कुछ नहीं लग रहा है, +I-I कुछ नहीं। यहां बगल में है कार्बेनाइन के मिथाइल, वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? +I कार्बेनाइन को क्या करेगा? डीस्टेबलाइज। यहां पे देखो थर्ड पे है OCH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है?
माइनस आई, और यहाँ पे फोर्थ पे है क्या शो करेगा, माइनस आई। और आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, आप सोच रहे होंगे कि प्लस एम काहे नहीं लिए, अरे प्लस एम इसलिए नहीं लिए क्योंकि रिंग के ऊपर डायरेक्ट है नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन में नहीं है। तो अगर रिंग के ऊपर डायरेक्ट होता है नेगेटिव चार्ज, वो कंजुगेशन में नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होता है sp2 ऑर्बिटल में, और जब ये रेजोनेंस में है ही नहीं तो वहां पे हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां माइनस आई ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम है, और यहां माइनस आई कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे ये थर्ड वाला कार्बन एनायन। इसलिए आप कहोगे इसमें 85 का जो आंसर होने वाला है यहां पे वो होगा थर्ड। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए तो बड़े सावधानी से आप लोगों को क्या करना है कि जिस कार्बन पे दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी पे आपको जो तरीका हमने ये सिखाया है वहां पे कार्बन एनायन बना लेना है। उसके बाद आप लोगों को चेक करना है उसका स्टेबिलिटी। और ध्यान रखिएगा, रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट बनता है तो वहां पे इसका रेजोनेंस नहीं होता है sp2 ऑर्बिटल में होने के कारण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें से जो कहा जा रहा है 96 नंबर में, A and B इन द फ्लोइंग रिएक्शंस, ये दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद R डैश, इसका SCN के साथ रिएक्शन है। तो जानते हो SCN के साथ जो रिएक्शन होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले करना है तो RC, और यहां पर लिख देता हूं R डैश, और इसको एक OH और यहां पे CN। बिल्कुल सही बात है, और A बन गया, ये तो बन गया A। अब कह रहा है कि B आखिरकार हम क्या ऐसा रखें, B ऐसा हम क्या रखें जो ये बन जाए RCOH R डैश, और ये जो CN है ना CN, ये CN को कन्वर्ट करना है CH2NH2 में, यानी कि 1 डिग्री एमाइन में। तो बच्चों कितना आसान है, यहां पे पहले हम लोगों ने करा दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, H प्लस गया O माइनस के ऊपर, CN माइनस गया C प्लस के ऊपर, बना दिया कोरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन, और रिडक्शन करने के लिए यहां पे हम लोग डाल देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ऑप्शन में यही दिख रहा है, बाद में और किसी कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे है नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट एक ही में दिया हुआ है, वो है सिर्फ इसका आंसर होगा 1। देख लीजिए आंसर हो जाएगा 1, उसी में आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 1। बात खत्म, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अब देखिए 97 नंबर, तो 97 नंबर में यहां पे कौन सा हो जाएगा, क्या क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए और देखिए वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और कैसे निकाल सकते हैं उसको आप देखिए। तो कह रहा है एक कंपाउंड C5H10O, वो होना चाहिए C5H10O, काउंट कर लीजिएगा, फॉर्म ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट अपॉन रिएक्शन विद 2,4-DNP। पहली बात ध्यान रखिएगा, 2,4-DNP की बात कर रहा है तो 2,4-DNP देता है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, बट डज नॉट गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, यानी कि वहां पे कीटोन होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है। एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं होनी चाहिए और टॉलेंट टेस्ट भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, तब वो कंपाउंड कौन सा है देखते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 97 में फर्स्ट में कह रहा है कि 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल। बच्चों ये तो ऑप्शन गया काम से, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 2,4-DNP देगा, 2,4-DNP ये बिल्कुल देगा, लेकिन टॉलेंट टेस्ट भी दे देगा और आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हुआ होगा, क्योंकि कह रहा है कि कोई ऐसा ऑप्शन चुनना है जो टॉलेंट टेस्ट नहीं देता हो, लेकिन एल्डिहाइड है टॉलेंट टेस्ट दे देगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए, सेकंड में कह रहा है कि 3-मिथाइल, वेरी गुड, ये 3-मिथाइल है। उसके बाद ब्यूटेन 2-ऑन, तो ब्यूटेन 2-ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है इसके केस में ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट अपॉन रिएक्शन विद 2,4-DNP, C5H10 हुआ क्या, देखो तो 1 2 3 4 5 3 3 6 3 9 1 10, ये हो गया। और उसके बाद ये कह रहा है कि 2,4-DNP टेस्ट देगा, बट डज नॉट गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, बट यहां C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है ना, ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होना चाहिए पॉजिटिव, और टॉलेंट टेस्ट भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं हुआ, टॉलेंट टेस्ट दे देगा, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है, तो जहां C डबल बॉन्ड O के साथ कम से कम एक मिथाइल होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है पेंटेन 3-ऑन, तो पेंटेन 3-ऑन कहने का मतलब हुआ कुछ इस तरीके का, तो
तो ये पहले कहेंगे कि 2,4-DNP बिल्कुल देगा, क्योंकि 2,4-DNP देता है कौन, एल्डिहाइड और कीटोन, तो कीटोन है। उसके बाद टॉलेंट टेस्ट, तो टॉलेंट टेस्ट बिल्कुल देगा, सॉरी टॉलेंट टेस्ट यहां पे नहीं देगा क्योंकि ये कीटोन है, तो टॉलेंट टेस्ट देगा नहीं। उसके बाद हम लोग जानते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी ये नहीं देगा क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए हम लोगों को पता है कि C डबल बॉन्ड O के साथ कम से कम एक मिथाइल होना चाहिए, तो यही ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, जो कि 2,4-DNP इसलिए देगा क्योंकि कीटोन है। टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा क्योंकि यहां पे कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल नहीं है। उसके बाद 4 ऑप्शन में कह रहा है नन ऑफ द एबव, तो होगा ही। इसका आंसर यहां पे होने वाला है थर्ड, बिल्कुल यहां पे थर्ड इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 98 नंबर क्वेश्चन में। तो 98 नंबर क्वेश्चन जो है ये जस्ट लाइक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा है। देखोगे तो 98 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें पहले मैं सीधा कर लेता हूं इसको। ये दिया हुआ है, इसमें CH2 उसके बाद CH2 एंड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। पहले इसमें क्या करते हैं, NaOH डाल देते हैं। जो NaOH का काम क्या है इसके केस में, वो NaOH का काम है H+ को पिक करना, और जैसे यहां पे H+ को पिक करेगा तो C ट्रिपल बॉन्ड N के रिस्पेक्ट में अल्फा से पिक करेगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर। तो मान लीजिए नीचे से हमने पिक किया तो ये जो फॉर्मेशन करेगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें CH2 CH माइनस, यही अल्फा H एसिडिक होगा, और यही अब करता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफाइल बना वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। देखो बच्चों क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो जाएगा रिंग का मेंबर, ये रिंग का बाहर रहेगा। इस तरीके से आपको यहां पे सबसे पहले क्या करना है, इसमें 5 मेंबर रिंग बना देना है। ठीक है, 5 मेंबर रिंग को बना देना है। जिसके ऊपर ये अटैक किया है वो कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड N में, बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया C डबल बॉन्ड N में। और उसके बाद यहां पे क्या करना है, इसके बगल में ये कार्बन यहां से जाके ऐड हुआ है तो बन गया C डबल बॉन्ड N, और इसके बाद ये निगेटिव चार्ज वगैरह तो होगा ही, और एक C ट्रिपल बॉन्ड N यहां पे बाकी है। फर्दर इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्दर करेंगे इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस। सुनिए अब क्या करना होता है। यहां पे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड N और यहां पे दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो आपको करना क्या है, जितना बॉन्ड है उतना यहां पे इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, यहां पे भी जितना बॉन्ड है उतना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा। ये टूटेगा कैसे, 3+ और 3-, तो यहां पे टोटल इस्तेमाल होगा 3 वाटर मॉलिक्यूल। ये टूटेगा कैसे, 2- और 2+, क्योंकि 2 बॉन्ड है यहां पे ना, C और N के बीच में जितना बॉन्ड होता है उतने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओ। तो 3 + 2 5 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पे फॉर्मेशन करेगा इसके केस में 5H+ और 5OH-। और आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे पहले 2 OH को जोड़ना है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है N निकलने के बाद, जितना बॉन्ड उतना निगेटिव चार्ज N पे, उतना पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और यहां पे एक कार्बन पे 3 OH आ जाएगा इस तरीके से। और फर्दर आपको क्या करना है, अब यहां पे करना है डिहाइड्रेशन। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, तो एक OH-, एक H+, ऐसा हो गया, और यहां से एक OH- और यहां से एक H+ निकाल देंगे तो फॉर्मेशन कर देता है अब जाकर के C डबल बॉन्ड O, और यहां पे बना देता है C डबल बॉन्ड O के साथ OH। और फर्दर यहां पे क्वेश्चन में हीट भी लिखा हुआ है, H3O+ के बाद यहां पे हीट है। बच्चों होता क्या है, जहां कहीं भी अगर जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अल्फा कार्बन पे अगर C डबल बॉन्ड O एक्सेप्टर ग्रुप होता है तो यहां हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहां से H+ निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक C डबल बॉन्ड O पहले से है, ये हीट करके इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो हो जाएगा निगेटिव चार्ज, जो बताया था अभी पीछे डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पे निगेटिव चार्ज जो बनाएगा वही H+ को यहां पे पिक कर लेता है, मतलब आफ्टर द डीकार्बोक्सिलेशन इसका आंसर हो जाएगा यहां पे साइक्लोपेंटानॉन। इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आया कुछ, इस तरीके से
इस 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट। देखो तो बातें समझ में आ गई ना अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपको कौन सा क्वेश्चन है 99। ये तो बहुत आसान है, सारे के सारे बच्चे ने इसको बनाया होगा। 99 में कहा जा रहा है कि which of the following is the correct decreasing order of acidic strength। सबसे पहले आपको दिया हुआ है मिथेनोइक एसिड, उसके बाद दिया हुआ है सेकंड में इथेनोइक एसिड, उसके बाद दिया हुआ है आप लोगों को प्रोपानोइक एसिड ऐसा, और इसके बाद दिया हुआ है ब्यूटानोइक एसिड। तो ब्यूटानोइक एसिड इस तरीके से हो गया 1 2 3 4 कार्बन, ये हो गया 4। आप जानते हो ना, यहां पे आप जानते हो कि ये प्लस आइसो कर रहा है, ये प्लस आइसो कर रहा है, और ये भी प्लस आइसो कर रहा है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M। और आप जानते हो मिथाइल का +I कम होगा इथाइल से, इथाइल का कम होगा प्रोपाइल से। जैसे जैसे नंबर ऑफ sp3 कार्बन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ sp3 कार्बन बढ़ते जाता है, वहां पे +I का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। इसलिए इसके केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो सिर्फ 1 2 3 4। फॉर्मिक एसिड यानी कि मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, बात खत्म। यानी कि 1 2 3 4। देखो 99 का आंसर जो होगा वो होगा यहां पे फर्स्ट। ओके, अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, बहुत आसान है, ये आपको मेल्टिंग पॉइंट से दे रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन में है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज हायर देन दैट ऑफ विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम एसिड इमीडिएटली बिलो एंड एबव इट इन सीरीज। होता क्या है ना, जो इवन नंबर होता है उसका जो जितने भी वहां पे एटम होते हैं उसका जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा क्रिस्टल फिटिंग होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से होता है अरेंजमेंट उसका, उसको सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगता है। जो ऑड नंबर होता है उसके वहां क्रिस्टल का लैटिस जो होता है उसका अरेंजमेंट अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इवन नंबर वाला होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑड वाले से, वो सही स्टेटमेंट है। उसके बाद द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जहां एक ही कार्बोनिक एसिड है, इन वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मोलर मास। सही बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो कार्बन एटम कैसा होगा उसका, एल्काइल का हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक एल्काइल का पार्ट बढ़ने के कारण उसका सॉल्युबिलिटी घटता है। दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। 100 का आंसर यहां पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहां पे फर्स्ट होने वाला है। क्लियर हो गया ना, ध्यान रखोगे। जो लोअर कार्बोनिक एसिड होता है वो ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल होता है वाटर में कंपेयर टू हायर वाला, क्योंकि हाइड्रोफोबिक कार्बन बढ़ते जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से आप एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अब से जो टाइम आ गया है वो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने का। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे, प्रीवियस का क्वेश्चन जो आप AITS दे रहे हैं, कुछ दिनों में आपको स्पॉट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जितने टेस्ट आप लोग परफॉर्म करेंगे अच्छे तरीके से देंगे, और फिर टेस्ट देने के बाद एक एक क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सॉल्यूशन देखेंगे, उसको आप अपने आप में एनालिसिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कहां कहां पे मेरा वीकनेस है, किस पॉइंट को यहां पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और शॉर्ट नोट्स को आप लोग जरूर बनाते चलेंगे जो भी यहां पे सीखने को मिलता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।